ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम वापस से अपनी सारी न्यूज़ को आज कवर करेंगे, जैसा कि हमेशा हम करते हैं डेली के वीडियो में। तो हमारी न्यूज़ अगेन वही यूएसए और वेनेजुएला पे चल रही है, और भी कुछ इसमें डेवलपमेंट हुए हैं तो हम उनको कवर करेंगे सारे डेवलपमेंट्स को। ठीक है, पहली न्यूज़ जो है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि सेज इट्स ऑन सी जिनपिंग व्हाट डज व्हाट चाइना डज इन ताइवान। ठीक है, तो यूएसए ने बोला है कि भाई देखो, यूएसए ने बोला है कि हमने ताइवान को वेपन दिए थे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एंड ताइवान यूएसए एंड ताइवान के बीच में डिफेंसिव कॉपरेशन डील हुई थी। ठीक है, 10 मिलियन समथिंग कुछ की डील हुई थी, जिसमें उनकी आर्टिलरी गन्स, वेपन्स, एडवांस वेपन्स, सब कुछ यूएसए ने ताइवान को दिए थे। ठीक है, और जब ये वेपन दिए थे तब चाइना ने इसको क्रिटिसाइज किया था, और चाइना ने बोला था कि यूएसए उसके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है। और इसके बाद आप लोगों को याद होगा, चाइना ने एक मिशन लॉन्च किया था, जस्टिस मिशन 2025, जिसमें उसने ताइवान के पास में मिलिट्री ड्रिल्स, लाइव फायरिंग की थी, ये बताने के लिए कि ताइवान उसका ही रीजन है, ऐसा दिखाया था। ठीक है, इसके बाद इसका पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, रशिया और भी सारी कंट्रीज ने वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट किया था। बेसिकली वन चाइना पॉलिसी ताइवान में, जो ताइवान जो है उसको वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से तो ताइवान चाइना के अंदर आता है, ये उसकी पॉलिसी है। ठीक है, इस पॉलिसी को इसने सपोर्ट किया था। जब जब जस्टिस मिशन, जब देखो, जब ताइवान ने यूएसए से वेपन खरीदे, उसके बाद जब चाइना ने जस्टिस मिशन जस्टिस मिशन 2025 लॉन्च किया, और उसके बाद जब चीज़ें आगे आई, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये हुआ था। तो जब ये हुआ तो ये सारी चीज़ें सामने आई। ठीक है, तब चाइना की जो वन चाइना पॉलिसी है, वन चाइना पॉलिसी जो है उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और रशिया, ये सारी कंट्रीज ने इसको सपोर्ट किया था, और भी सारी कंट्रीज थी। ठीक है, ये हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसी के कॉन्टेस्ट में ऐड करते हुए बोला कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चाइना को जो भाई ताइवान में करना है करो, मेरा कुछ नहीं जाता है। ठीक है ना, हमने भाई अपना काम कर दिया, हमने वेपन दे दिए ताइवान को। हम वो ताइवान जाने और उनकी कंट्री के लोग जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और अपना सी जिनपिंग जाने। ठीक है, इसके साथ में यूएस ने ये बोला कि हम देखो, हम यूएस ने बोला कि हम यूएस ने बोला कि हम शांति को चाहते हैं कि शांति रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि जो सी जिनपिंग है, चाइना के प्रेसिडेंट जो है, वो यही करें जो हम बोल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है, यूएसए ने बोला चाइना जो है ओपन हैंड है, इस केस में, ताइवान वाले केस में चाइना के पास ओपन हैंड है, कुछ भी करे, ऐसा 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 डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है। ठीक है, अब जो वेनेजुला पे तो सीरियस कंसर्न थे। ठीक है, वेनेजुला पे दो चीजें हुई हैं। पहली बात तो वेनेजुला राइजिंग रिलीजिंग लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स एज अ सीकिंग पीस, सेज ट्रम्प। ट्रम्प ने बोला कि वेनेजुला पे जो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ की थी, वही इंटरिम प्रेसिडेंट बन गई हैं वो, और उनके जितने भी अपोजिशन सपोर्टिव लीडर्स हैं, ये लोग जो वहाँ पे प्रेजेंट में लोग थे, प्रेजेंट में, जिसको जो जब मतलब वो थे प्रेसिडेंट, जो अभी यूएसए की जेल में है, वो उनकी प्रेसिडेंसी में जब पकड़ लिया गया था, तो पॉलिटिकल बिजनेस को अब बाहर निकाला जा रहा है। ट्रंप ने बोला कि पीस वहां पे आ रही है। ठीक है, इसके साथ में ट्रंप ने ये बात भी बोली, ट्रंप रिवील्स द 100 बिलियन यूएस डॉलर बिलियन प्लान्स फॉर रिबिल्ड वेनेजुला एज अ ग्लोबल विनर। ठीक है, और इसके जो नोबल नोबल प्राइज विनर है ना, मारिया मारिया कोनिया। ठीक है, मारिया कोनिया जो नोबल नोबल प्राइज विनर थी इस साल की पीस में, वो नेक्स्ट वीक वो है वहाँ जा रही है यूएसए। ठीक है, और नेक्स्ट वीक वो यूएस जा रही हैं, और मैं आपको बता दूं, ये जो नोबेल प्राइज विनर लेडी है ना, ये वहाँ की अपोजिशन की स्ट्रॉन्ग लीडर है। और इन्होंने, आप लोगों को बता दूं, मैंने वीडियो में कवर भी किया था, कल परसों की वीडियो में बताया था मैंने कि ये वेनेजुला में इलेक्शन दोबारा करवाना चाहती हैं, और इसी की वजह से, और वेनेजुला को दोबारा बनाने के लिए, ये डील को सिक्योर करने के लिए इतने डॉलर की, ये नेक्स्ट वीक जाएंगी ट्रम्प के व्हाइट हाउस मीटिंग करने ट्रम्प से। तो देखते हैं मीटिंग में क्या सामने आता है, और कैसे वेनेजुला को दोबारा ये लोग रिबिल्ड करते हैं।
ठीक है। अब जो ओपन फायर इमीडिएटली व्हेन डेनमार्क जस्ट अथॉराइज्ड इट्स ट्रूप एंगेजिंग यूएस इफ यूएस मूव ऑन ग्रीनलैंड, ठीक है। तो ग्रीनलैंड पे हमारी अपडेट कहाँ तक हो गई थी आप लोगों को मैं बताऊं तो ग्रीनलैंड पे कल हमारी बातचीत हो गई थी कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड को ट्रम्प या तो खरीदेंगे या स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। तो उसी को लेकर अपडेट आया स्ट्राइक को लेकर, और डेनमार्क ने अपनी फोर्सेस को वहां पे डिप्लॉय कर दिया है। और डेनमार्क की जो पीएम है उन्होंने पीएम ने ओपनली बोला है कि अगर यूएस की फोर्सेस ग्रीनलैंड पे आती हैं, मिलिट्री ऑपरेशन करती हैं, तो आपके पास ओपन फायर है, ओपन हैंड है आपके पास, चाहे जितनी मारो चाहे जितनी गोली मारो, छल्ली भल्ली कर दो, सीधी सीधी बात है। तो उन्होंने ऐसा ऑर्डर दिया, ओपन फायर का ऑर्डर दे दिया उनको, ठीक है, उनके ट्रूप्स को। अब जो ये फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने इन्होंने ट्रम्प की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हुए बोला कि ट्रम्प जो है बहुत गलत काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ट्रम्प जो है बहुत गलत काम कर रहे हैं, और उनके जो पार्टनर्स हैं, ठीक है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स हो गए और नाटो कंट्रीज के पार्टनर्स हो गए, ये सारे पार्टनर्स ट्रम्प की जो पॉलिसी है, एग्रेसिव पॉलिसी, और बाकी जो ट्रम्प अभी कर रहे हैं, ठीक है, उससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। और इन्होंने प्रेसिडेंट ने बोला कि अपने 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 जो एलाइज हैं, मतलब कि जैसे वेनेजुला, सॉरी, वेनेजुला को भी आप बोल सकते हो क्योंकि वो भी उसी रीजन में आती है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जैसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो नाटो कंट्री का हो गया, ठीक है, और आपका मतलब कि जो यूए कंट्री हो गई, ठीक, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज, इन सारी कंट्रीज से ये ट्रम्प जो है धीरे धीरे दूर जाते जा रहे हैं, ठीक है। और उनकी पॉलिसीज भी उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही जो पहले चलती थी, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है जर्मनी का, उनका बोलना है कि अगर ऐसा चलता रहा तो जो तो जो ट्रम्प की एलाइज हैं, ठीक है, और ग्रुप्स जो हैं, उनके बीच में रिलेशन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, जो कि मैंने आप लोगों को बोला भी था। नाटो का रिलेशन ट्रम्प से खराब हो सकता है, ठीक है। ये बात मैंने बोली भी थी और हो भी रही है ये बात, ठीक है। तो ये काफी देखने वाली बात होगी कि ट्रम्प आगे कैसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ट्रम्प का रिलेशन कहाँ कहाँ खराब हो रहा है। ट्रम्प का रिलेशन खराब हो रहा है नाटो में, ठीक है। ट्रम्प का रिलेशन खराब हो रहा है यूरोपियन यूनियन में। ट्रम्प का रिलेशन खराब हो रहा है यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के 31 ग्रुप को लीव कर चुके हैं। 35 नॉन यूएन के थे जो हमने कल पढ़े थे। तो ये सारी चीजें मतलब कि दिखा रही हैं कि यार, ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि देखो, ट्रम्प कहीं ना कहीं अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि दुनिया कैसे सोच रही है, क्या समझ रही है। वे इनको कोई चिंता नहीं है, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है ईरान से, ठीक है। तो ईरान में अभी मतलब कि काफ़ी खतरनाक वाला प्रोटेस्ट जो है चल रहा है, और यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है वो 31 के 31 उनके जो प्रोविंस, 31 जो प्रोविंस उनके हैं, सब ऑलमोस्ट पूरी कंट्री में चल रहा है। नेशनल वाइड प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और इस प्रोटेस्ट में मतलब कि कैसे नारे लग रहे हैं, इस प्रोटेस्ट में नारे लग रहे हैं कि यानी कि जो इंडियन लीडर हैं इनको मारो, ठीक है, और आज़ादी आज़ादी के नारे जो है लग रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो प्रोटेस्ट का जो रीजन है, इसका जो प्रोटेस्ट का मेन रीजन है वो है वहाँ की इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, ठीक है। प्रोटेस्ट का मेन रीजन है कि वहाँ पे इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, और जो अ, वो है मतलब कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम है वो खत्म हो चुका है। ईरान पे तो ट्रम्प के जो है सैंक्शंस भी लगे हुए हैं, तो वो भी रीजन है। और भी काफी सारी रीजंस की वजह से जो है ये प्रोटेस्टर्स बोल रहे हैं कि इनको मारो, इनको खत्म करो, ठीक है, और हमारे नए लीडर को यहाँ पे आने दो, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसा मतलब कि जनजी टाइप प्रोटेस्ट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। बेसिकली जनजी टाइप नहीं, अब तो पूरी कंट्री में चल रहा है। हर कंट्री के लोग यहाँ पे, हर एज के लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था पूरे में, तो क्या हुआ कि ईरान की अथॉरिटीज ने इंटरनेट पूरे कंट्री में शट डाउन कर दिया। और जब इंटरनेट शट डाउन कर दिया, तब तब लोगों ने और ज्यादा प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तब जब इंटरनेट डाउन हो गया तब भी लोग नहीं माने और खूब ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फ्लैग जला रहे हैं, ठीक है, सब कुछ कर रहे हैं। तब इनके जो लीडर हैं ये बोलते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हो ना, ये जो प्रोटेस्ट आप ये लोग कर रहे हो ना, ये कंट्री के खिलाफ है, नेशन के खिलाफ है ये। अब आप लोग बोलोगे नेशन के खिलाफ क्यों है? देखो, ट्रम्प ट्रम्प बोल चुके हैं कि अगर आप ऐसे प्रोटेस्टर्स को ऐसे ओपनली मारोगे तो हम आपके पास स्ट्राइक करा देंगे, ठीक है। और अगर प्रोटेस्टर्स को ये नहीं रोकेंगे तो प्रोटेस्टर कंट्री बर्बाद कर देंगे। तो अब ये बंदा जो लीडर है, ये फंस गया बीच में। एक तरफ ट्रम्प, दूसरी तरफ प्रोटेस्टर्स। अब देखते हैं इनके बीच में क्या होता है। तो उन्होंने इनको ओपन फायरिंग करने के लिए ऑर्डर दिया। तो जब मतलब कि ओपन फायरिंग को रोकने के लिए, तो उस प्रोटेस्ट में अभी तक कितने लोग, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 45 लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि जो
इंटरनेट ऑफ है तो ज़्यादा रिपोर्ट तो आ नहीं पा रही हमारे सामने कितने लोग और हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 45 लोग जो है अभी तक किल्ड हो चुके हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, और 2000 से ज़्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये अभी तक डाटा नंबर जो हमारे सामने आया हुआ है। आगे और भी ज़्यादा भी हो सकता है, ऐसा सबका मानना है। ठीक है, तो यूएसए ने बोला है कि अगर अब आपने इसको नहीं रोका तो हम आपके ऊपर स्ट्राइक कर देंगे दोबारा से, ऐसा ट्रम्प का बोलना है। तो देखते हैं कि ट्रम्प क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे यहाँ पे शांति जो है लाई जाती है ट्रम्प के द्वारा, दुनिया के द्वारा। ये काफी देखने वाली जो है बात होगी। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है जापान से। ठीक है, जापान टू टेस्ट डीप सी रेयर अर्थ माइनिंग टू कट ऑफ चाइना रहा है। ठीक है, तो चाइना से जो है कट ऑफ करने के लिए जापान ने मतलब कि अपनी जो माइनिंग वगैरह है, ठीक है, डीप सी जो माइनिंग होती है फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए, उसकी माइनिंग को स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जापान ने बोला है कि हमने इसको इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हम चाइना के ऊपर जो अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकें। ठीक है, जो चाइना समय समय धमकी देता है ना कि अगर तुम हमसे फाइट करोगे हम तुम्हारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई को बंद कर देंगे, तो उसके लिए जापान ने बोला कि हम अपना अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव खुद ढूंढेंगे। ठीक है, तो जापान ने कहाँ पे स्टार्ट किया है? जापान ने स्टार्ट किया है इसको पैसिफिक ओशियन के डीप में। ठीक है, और चाइना डिपेंडेंस ठीक है, इसके साथ में इन्वायरमेंट, अब जब इन्होंने स्टार्ट कर दिया तो जो कुछ इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट होते हैं वो ये बोल रहे हैं कि अभी चाइना दुनिया में रेयर अर्थ माइनिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, और इसके साथ में जो चीजें जब चल रही हैं तो जापान भी उस रीजन में आ जाएगा, तो काफी दिक्कत ऐसे वो लोग बोल रहे होगी। ठीक है, क्या दिक्कत होगी? दिक्कत ये होगी कि जो अगर अगर ये प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ तो डीप सी माइनिंग से जो उनका इकोसिस्टम होगा, लॉजिकल वाटर्स का जो इकोसिस्टम होता है, मरीन वाटर, मरीन एनिमल्स का, मरीन प्लांट्स का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी काफी सारे कॉर्नर्स, इन्वायरमेंटल कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, लेकिन इन्वायरमेंटल कॉर्नर्स को कौन ही ध्यान देता है आज के टाइम पे, जब आपके पास सारी चीजें डीप सी माइनिंग पे चल रही हो तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जापान ने टेस्ट कर दिया है, सारी चीजें कर दी हैं। अब आने वाला टाइम बताएगा कि ये जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट जापान ने किया है और टेस्टिंग चालू कर दी है, इसमें इनको फायदा होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जापान का प्राइमरी गोल यही है कि हमें मिनरल्स को रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिनरल्स को निकालना और चाइना से हमें कट ऑफ खत्म करनी है अपनी। चाइना जो हमको धमकी देता है ना कि हम आपकी सप्लाई बंद कर देंगे अगर आप ऐसा करोगे वैसा करोगे, तो वो चीज जो है जापान को पसंद नहीं आ रही है, इसलिए जापान अब अपनी सॉवरेनिटी को अपने हाथ में लेना चाहता है। ठीक है, इसीलिए वो स्टेप ले रहा है। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है मिनिस्टर होम मिनिस्टर साहब से। हमेशा जी ने अमित शाह जी ने एक नेशन आईईडी डाटाबेस लॉन्च किया है। अब ये आप लोग बोलोगे कि आईईडी डाटाबेस ये क्या होता है? भाई देखो, आईईडी डाटाबेस क्या होता है कि जो नेशनल आईईडी डाटाबेस ये है, ये आपका रहेगा एनएसजी के पास में। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के पास में। ठीक है, ठीक है, ये पूरा डाटा इसके पास में रहेगा। कॉल्स इज और जो होम मिनिस्टर साहब हैं, होम मिनिस्टर साहब ने इसको बोला कि ये नेक्स्ट जनरेशन शील्ड अगेंस्ट टेरर। अब आप लोग क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बताओ कि ये जो पावर्ड नेशनल आईआईडी है, ठीक है, एनएसजी के अंदर रहेगा, तो इससे जो नेशनल जो टेररिज्म है उसका ये शील्ड कैसे हो गया? ये कैसा सिस्टम है? तो सिस्टम कैसा है? सिस्टम ऐसा है कि ये जो डाटाबेस होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें मतलब कि सारे सारे टेरर नेटवर्क्स, ठीक है, ये जो सारे सारे टेरर होते हैं नेटवर्क के, ये पर्टिकुलर बंदा यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, उन सबकी डिटेल्स यहाँ पे होगी। सारे स्लीपर सेल्स की डाटा यहाँ पे होगा। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर मॉड्यूल्स जो होते हैं उनका सारा डाटा यहाँ पे होगा। और सारे डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट की एजेंसीज होती हैं, जैसे जैसे आईबी अगर आईबी के ऑफिसर्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका सारा डाटा यहाँ उसी पर्टिकुलर चीज में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी इंटेलिजेंस इनपुट यहाँ पे मिल रहे हैं वो उनका डाटा सब जगह यहीं पे जाएगा। तो बेसिकली ये पूरा जो सेंट्रलाइज डाटा फॉर्म होता है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ में जो गवर्नमेंट का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट के लिए भी पावरफुल टूल होगा। ठीक है, तो जो बॉम्ब की जो टीम होती है ना, बॉम्ब डिफ्यूजल वाली टीम, ठीक है, उनके लिए भी ये काफी यूजफुल होगा। साथ में जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होगा। और जितने भी हमारी अदर रिक्वायर्ड एजेंसीज हैं उनके लिए भी वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो जो आईईडी डाटाबेस है वो इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क मॉनिटराइज टारगेट करेगा और टेरर
थ्रेड्स को रिस्पॉन्स में काफ़ी रिड्यूस करेगा। तो बेसिकली जैसे आप बेसिकली इसका आइडिया क्या है, आइडिया देखो, आइडिया बहुत शॉर्ट सिंपल है। जब भी कोई अटैक जैसे होता है, ठीक है, कोई जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल टेररिस्ट अटैक होगा, ठीक है। और जब अटैक होता है तो पहले इन्वेस्टिगेशन कहाँ पे होता है, पहले जाती है आपकी एनएसजी, आती है एनएसजी, जाती है वहाँ पे, ठीक है। फॉरेंसिक टीम वहाँ पे जाती है, एनआईए फिर उसको हैंडल करती है। तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा काफी टाइम लगता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के पहले जब पहलगाम अटैक हुआ था, तो उसके बाद एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन किया था, ठीक है। तब हम हमें प्रूफ मिल पाए थे कि हाँ ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, तो हमने अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर हमारा हुआ जिसमें हम लोग को मार गिराया, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन महादेव हुआ, ऑपरेशन महादेव हुआ, ऑपरेशन शिव शक्ति हुआ। तो ये जो ऑपरेशन हुए, अब आपने ऑपरेशन महादेव में ऑपरेशन जो था, ऑपरेशन सिंदूर जो था, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन सिंदूर में हमने उनके टेररिस्ट कैंप और एयरबेस को मार गिराया था। ऑपरेशन महादेव में हमने उन टेररिस्ट को मारा था जो जिन्होंने पहलगाम अटैक किया था, ठीक है। तो अब ये जो ऑपरेशन महादेव था, इसमें इंटेलिजेंस इनपुट आए कहीं ना कहीं तो आई होगी ना, किसी एजेंसी ने दी होगी। तो अब ये जो आईडी डाटाबेस होगा, ये जो आईडी डाटाबेस होगा, इसमें सारी इनपुट्स एक साथ होंगी, ठीक है। तो जो है डाटा, जो एजेंसी का होता है ना कोऑर्डिनेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो स्टेट पुलिस है, ठीक है, स्टेट पुलिस है, यूपी पुलिस, फॉर एग्जांपल यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है ईडी के साथ में एक पर्टिकुलर केस को लेकर, ठीक है। तो अब यूपी पुलिस के पास जो यूपी पुलिस के जो लोकल बंदे होंगे, जो वहाँ पे जो लोकल न्यूज दे रहे होंगे, अगर वो इनपुट देते हैं, पुलिस के पास गई वो इनपुट, पुलिस का ईडी के पास गई। अब मान लो कि उसमें कोई क्राइम का एंगल आ गया, अगर वो केस सीबीआई या एनआईए के पास में गया, तो डाटा शेयरिंग करने में टाइम लगेगा ना। अगर वो उसी पोर्टल पे अपलोड होगा तो सारी एजेंसी चेक कर लेंगी, हाँ ये डिटेल पर्टिकुलर बंदे की डिटेल है, इसने कोई पैसे वाला क्राइम किया, ईडी देख लेगी, कोई क्राइम किया तो आईबी, कोई क्राइम किया तो एनआईए और सीबीआई देख लेगी, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो बेसिकली एजेंसीज के काम को आसान करने के लिए और टेरर टेरर फंडिंग को और टेरर मॉड्यूल को रोकने के लिए ये जो पोर्टल है बनाया गया है, सारा डाटा एक जगह पे और काम जो है आसान। बेसिकली ये पूरा इसका फ्रेमवर्क है। ये काफी मुझे अच्छा लगा, पर्सनली मुझे अच्छा लगा ये बात, क्योंकि ये जो चीज है बहुत, ये चीज बहुत पहले हो जानी चाहिए। क्योंकि सोचो आप, अगर आपके पास डाटा, आपके ऑफिसर्स के पास डाटा अगर टाइम पे रहेगा तो वो इन्वेस्टिगेशन करके पता कर पाएंगे हाँ ये यहाँ पे हुआ है। नहीं तो काफी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चल पाता, पता चल जाता है लेकिन टाइम लगता है। अगर ये चीज पहले होती तो हम काफी सारे केस को बहुत पहले सॉल्व कर लेते, जो जिसमें हमको काफी टाइम लगता है इन्वेस्टिगेशन करने में, ठीक है। एक ह्यूमन इंटेलिजेंस की बात अलग होती है, और अगर एआई पावर्ड होगा, ठीक है, उसमें सारी, देखो लिखा एआई पावर्ड होगा तो उसमें रिसर्च करने में टाइम लगता है और डाटा को स्टोर करने में भी टाइम नहीं लगता है। तो वो चीज़ जो है इसको एफिशिएंट बनाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, और देखते हैं इसका यूज़ आगे कैसे होता है, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन हाँ, इनिशिएटिव टू गुड, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे पर्सनली लगा, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, हाउ अ सिंपल डिलीवरी कॉल हाईजैक योर फोन यूजिंग यूएसडी कोड, ठीक है। तो यार ये मतलब कि एक अलग अलग प्रकार का साइबर क्राइम जो है हमारे सामने निकल के आया हुआ है अभी के टाइम पे। ये कैसा साइबर क्राइम है, जैसे आप लोग बहुत सारे यूएसडी कोड को यूज करते होंगे। यूएसडी कोड जिसको पता ना हो, मैं आपको बता दूं यूएसडी कोड क्या होता है। ये कुछ स्पेशल कोड होते हैं जो हमको बताते हैं कि हमारे फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया, हमारा फोन कहीं कहीं चल पे तो नहीं रहा है। उसमें स्पेशल कोड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर सिम पे भी, ये जो जैसे जियो की सिम हो गई, एयरटेल की सिम हो गई, वीआई की सिम हो गई, उस सिम पे भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा कोड कहाँ यूज होना है, तो उसको बोलते हैं यूएसडी कोड, ठीक है, यूएसडी कोड। तो अब उस कोड से जो है हैकर्स अपनी मतलब कि हैकिंग को अंजाम दे रहे हैं। अब कैसे अंजाम दे रहे हैं वो थोड़ा समझने वाली बात है। देखो, आजकल क्या है, जो स्कैमर्स हैं वो फेक डिलीवरी कॉल के थ्रू लोगों को बोलते हैं कि भाई कॉल के दौरान मतलब कि जैसे डिलीवरी वाला आया, ठीक है, और हो सकता है कि मान लो आपने कोई प्रोडक्ट जो कोई मान लो कोई एक्स आपने प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया, मतलब कि ऑर्डर किया था। मान लो आपने ऑर्डर किया प्रोडक्ट, आपने जब इसको ऑर्डर किया और आप उस हैकर का कॉल आया और उसने बोला कि साहब आपका जो ऑर्डर आ चुका है ना, और उसी दिन आया जिस दिन आपने बोला कि भाई आ गया होगा, ठीक है। तो उसने उसने वो डिलीवरी उसने हैकर ने फोन उठाया, उसने बोला कि भाई साहब मैं ऐसा बंदा बोल रहा हूँ और डिलीवरी जो है आपके देने वाला हूँ, ठीक है। तो वो आपको कॉल में एंगेज कर लेगा। अब आप लोगों को पता होगा कि डिलीवरी वाले जो होते हैं वो कोड मांगते हैं, पर्टिकुलर कोड मांगते हैं जो उस कंपनी की तरफ से आता है कि हाँ ये कोड बताओ भाई साहब, आपका ऑर्डर कंफर्म कर लें, ऐसा बता दें ना। तो वो चीज अब ये लोग कर रहे हैं, ठीक है।
तो होता क्या है, जब हैक करते हैं तो ये पर्टिकुलर कोड आपके फ़ोन में देते हैं, जिसको जो होता है यूएसडी कोड पूरा, वो आप इसको बताते हो। फिर उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे आपने इसको बताया, हैकर्स को बताया कॉल के, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिस्टम लेवल फंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं और बिना किसी ऐप को इंस्टॉल किए, ठीक है। तो आपके पूरे फ़ोन को या पूरे डिवाइस को वो कंट्रोल कर लेंगे बिना किसी ऐप इंस्टॉल के, उस एक पर्टिकुलर कोड से पूरा फ़ोन उनके हाथ में, पूरा फ़ोन आपका, पूरा डिवाइस उनके हाथ में। ये इतनी खतरनाक हैकिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। इसके साथ में ये लोग एक चीज़ और करते हैं, ये क्या करते हैं कि जो यूएसडी कोड होता है उसके साथ में कम्युनिकेट करके गलत कोड जो है डाल देते हैं, कॉल फॉरवर्ड एक्टिवेट, ठीक है। ये सब चीज़ें जो है हम लोग चेक करते हैं इस कोड से, ठीक है। तो बेसिकली ये काफ़ी जो है कंसर्निंग पॉइंट है कि लोग ऐसे कोड का यूज़ करते हैं जो कि बहुत जनरल कोड होते हैं, और अब हैकर्स जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा के चीज़ें हैक कर रहे हैं, पूरा डिवाइस जो हैक कर लेते हैं, है ना। अब इससे बचा कैसे जाए, कि जैसे हैकर होते हैं, जो स्कैमर कॉल होते हैं ना, डिलीवरी कंफर्म करने के लिए कोड डालते हैं, कोशिश करते हैं, ठीक है। बचाव के जो एक्सपर्ट्स हैं, मतलब कि अब जैसे हमने पूरी पूरी बात कर ली कि ये लोग कैसे यूज करते हैं, कॉल किया, कोड मांगा और कोड डाला और फोन आपका हैक। तो अब इसको बचने के लिए क्या है, मतलब बचने का तरीका है, तो बचने का तरीका क्या है कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अननोन कॉल पे कभी भी कोई कोड जो है डायल ना करें, ठीक है। जैसे मैं जैसे जो जैसे ट्रू कॉल होता है, ठीक है, ट्रू कॉलर पे भी लिख के आता है कि हाँ ये जो कॉल है ये फ्लिपकार्ट की तरफ से आई हुई है, ये सबसे तरफ से आई हुई है, फेक होती है, ठीक है। अगर फेक होती है तो उसमें रेड मार्क आता है, स्कैम करके आता है करके, तो वो चीज़ देख के चेक करो कि जो अननोन अगर कोई अननोन पर्सन है, अननोन कॉल है, तो उसमें कोई भी कोड वगैरह शेयर मत करो कभी भी, कोई शेयर करने की जरूरत नहीं है, मत करो, कोई कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कोई कोड शेयर नहीं करना है हमको, है ना। दूसरा उन्होंने बोला है कि ये डिलीवरी कंपनी के नाम को वेरीफाई कर लो, मैंने बता दिया, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, जोमेटो है, कहाँ से कोई आया है सामान उसको वेरीफाई कर लो, कंपनी का नाम वेरीफाई कर लिया हमने। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं जो हमारा सिम प्रोवाइडर है उससे कॉन्टेक्ट कर लो भाई, सिम सिम से प्रोवाइड कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया ना कि जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सारी सिम्स के अपने अपने यूएसडी कोड होते हैं, ठीक है। तो उन कोड को मैच कर लो कि भाई ये वही कोड है या फिर दूसरा कोड है, ऐसा हम कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग चेक करके और बैंक को अलर्ट करना भी जरूरी है, ठीक है। कॉल फॉरवर्डिंग के लिए पर्टिकुलर सिम में जो यूएसडी जो कोड होता है उसको यूज करो भाई, कोई ऐसा कोड अगर कोई बताए तो मत यूज करो, ऐसे यूज मत करो, वरना फोन जो है आपका हैक हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है अपने फोन को और डिवाइस को बचा सकते हैं फ्रॉम द हैकर्स, ठीक है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है यूएन की तरफ से। यूएन ने बोला है कि कंट्रीज स्पेंडिंग मोर ऑन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर देन द इन्वेस्टमेंट इन पीस, ठीक है। तो यूएन ने बोला है कि जो कंट्रीज हैं आज के टाइम पे, जैसे यूएसए हो गया, रशिया हो गया, सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट, ये सारी कंट्रीज जो है स्पेंडिंग कर रही हैं वॉर में, जो वॉर के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मतलब कि वॉर के जो मटेरियल्स हैं उनमें अपना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, जो पीस है उसके लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रही हैं, ठीक है। ये जो यूएन का स्टेटमेंट है ये तब आया जब जो यूएसए है, जिसने 35 सॉरी हाँ 31 यूएन ग्रुप को लीव कर दिया है, ये स्टेटमेंट उसके बाद आया है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूएन के जो यूएसए है उसके पास परमानेंट सीट है, और अगर परमानेंट मेंबर ही उसका परमानेंट जो उसकी वीटो पावर वाली सीट होती है, ठीक है, अगर परमानेंट वीटो पावर वाला ही मेंबर 31 ग्रुप को लीव कर देगा, जिसमें आपका एक यूएनएससी वाला भी है, जो यूएन यूएन फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज वाला जो ग्रुप है, जो आपकी फॉरेस्ट की चीजों को देखता है, क्लाइमेट चेंज को देखता है, ये ग्रुप भी है, वो यूएन वाला भी है, उसमें काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। अगर वो भी लीव, अगर ऐसा नेशन कर देगा जो उस परमानेंट सीट है, तो यूएन में क्वेश्चन उठना जरूरी है कि यूएन कर क्या रहा है। तो यूएन ने बोला कि जो लोग हैं, मतलब कि जो कंट्रीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं अपना वॉर में, ठीक है, वॉर इंस्ट्रूमेंट्स में, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही है, बिल्कुल पीस में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो है नहीं कर रही है, ठीक है। मैं आप लोग बता दूं, पता है, जैसे जो टॉप 10 कंट्रीज अगर आप लोग देखो कभी, आप लोग जाना यूएन की वेबसाइट पे, ठीक है। तो टॉप 10 जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं जो अपनी फोर्सेस को, जो अपनी आर्मी को सेंड भेजती हैं पीस कीपिंग मिशन के लिए, उसमें इंडिया की रैंक 4th आती है, ठीक है। यूएस यूएस दिखता भी नहीं है, चाइना चाइना की आई थिंक 8th रैंक है यहाँ पे। तो सोचो, जिन जिन कंट्रीज के पास परमानेंट मेंबरशिप है,
वो कंट्रीज अपने किसी भी रोल को यूएन में नहीं निभाती हैं, ठीक है। इंडिया जैसी कंट्री हो गई और हमारे पड़ोसी हो गए, वो भी सारे भले ही वो बड़े बुरे हो, लेकिन इस चीज में वो आगे हैं। पीस में जो है, यूएन की पीस में वो हमेशा आगे रहते हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन पे बेस कर रहे हैं जो ना तो वॉर रुकवा पा रहा है, ना पीस ला पा रहा है, और हमारे सारे सोल्जर्स जो है वहां लगे पड़े हैं यूएन में। पता है आप लोगों को, अभी एक रिपोर्ट आई थी, इंडिया के 180 सोल्जर्स जो हैं, हमारे वीर सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हो गए थे इस मिशन के थ्रू, इस मिशन के दौरान। यूएन यूएन पीस कीपिंग मिशन जो होते हैं ना, जिसमें सोल्जर्स जाते हैं डिफेंस करते हैं, हमारे 180 वीर सोल्जर्स जो है शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इंडिया जैसी कंट्री इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, अपने सोल्जर्स को बाहर सेंड कर रही है, अपने ग्रुप को चेंज कर रही है, मिशन को चेंज कर रही है, सब कुछ कर रही है। तो अगर आपने ऐसी कंट्रीज को परमानेंट मेंबरशिप दे रखी है जो 31 ग्रुप को डायरेक्ट लीव कर दें, तो व्हाई नॉट इंडिया? वी ऑल्सो डिजर्व द परमानेंट सीट ऑफ यूएन ना। At least we are not spending this kind of investment in the war. We are investment in peace. Our honorable prime minister always called that this is not the era of war. This is the era of peace. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, यूएन नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि भाई, अगर हमारे पीएम मोदी बोल रहे हैं, हमारी पॉलिसी बोलती है वसुदेव कुटुंबकम, हमारी पॉलिसी बोलती है वसुदेव कुटुंबकम, तो हम यूएन को समझना पड़ेगा कि आपको रिफॉर्म की जरूरत है। और यही बात डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी जो 80 असेंबली हुई थी आज से 3 4 5 महीने पहले, तब ये बात उन्होंने बोली थी। अगर आप लोगों को नहीं बिलीव तो जाके यूएन के चैनल पे चेक कर लेना, यूट्यूब पे। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का चैनल जो है, एमई का चैनल जो यूट्यूब पे है, उस पर चेक कर लेना। उनका वीडियो है, उनकी स्पीच थी 70 मिनट्स की। 70 मिनट्स की स्पीच में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बात बोली थी। उन्होंने यही बात बोली जो मैं बोल रहा हूँ, जो हो रहा है अभी, कि यूएन अपने वर्क को पूरा नहीं कर पा रहा है, यूएन में रिफॉर्म की जरूरत है। यूएन में जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो अपने काम को पूरा नहीं कर रहे हैं, और आज उसका एग्जाम्पल दिख रहा है हमको। ना तो चाइना सुन रहा है, ना यूएस सुन रहा है, सब लगे पड़े हैं। चाइना चाइना ताइवान में लगा पड़ा है, यूएसए, वेनेजुला, ईरान, सब में लगा पड़ा है। तो शांति कहाँ से आएगी जब आप ये सोचो, यूएन के परमानेंट मेंबर्स ही वॉर में बिजी हैं, तो पीस कहाँ से आएगी? ये ये तो सोचने वाली बात है। यूएन को इस पर विचार करने की जरूरत है कि अगर आप चेंज नहीं करोगे तो क्या मतलब है इस साल, क्या मतलब है इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन का और इतने बड़े फंडिंग का? सोचो ना। तो वो चीज है, अगर आप ऐसे स्टेटमेंट देने का कोई मतलब नहीं है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट आप तब दो ना, तब आप चेंजमेंट करो। आप चेंज ही नहीं कर रहे हो। आपकी परमानेंट कंट्री के मेंबर्स हैं, यूएसए जैसी कंट्री जो 31 ग्रुप को लीव कर गई यूएन के, क्या मतलब है इस बात का? समझ में नहीं आ रहा कोई बात, तो समझ रहे आप लोग? तो वो चीज इनको जो है समझनी पड़ेगी। यूएन को समझना पड़ेगा कि हमको यूएन को रिफॉर्म की जरूरत है, ठीक है। ओके, सो यूएन को रिफॉर्म की जरूरत है। इसके साथ में हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारी आई हुई है दिल्ली से, ठीक है। दिल्ली में क्या हुआ है अभी कि जो मतलब कि वो था, तो दिल्ली में अभी आप लोगों को पता होगा वो चीज़ हुई थी इसमें, जिसमें क्या हुआ था कि दिल्ली में सिक्योरिटी सिक्योरिटी डबल हो गई है। क्यों डबल हो गई? क्योंकि जेएनयू में 12 तारीख को कन्वेंशन प्रोटेस्ट है, मतलब कि कन्वेंशन कैंपस प्रोटेस्ट है, तो उसको लेकर सिक्योरिटी टाइट कर दी। क्योंकि हुआ क्या था जेएनयू में अभी कुछ समय पहले वो हुआ था प्रोटेस्ट, जिसमें वो एक नारा लगा था, मोदी और अमित मोदी और अमित शाह, तेरी कवर खुदेगी आज नहीं तो कल खुदेगी, ऐसा उनका उनका जो है नारा लगा था। तो इसकी वजह से फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस ने और सबने सिक्योरिटी एजेंसीज ने डिप्लॉय किया, सब चीजें की, ठीक है। तो फिर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ ने अब इसको रोक कर लिया कि 12 तारीख को अगर कोई ऐसी चीज होती है, वापस से कोई नारे नारे लगते हैं, तो उनको अरेस्ट कर जा सके, किया जा सके। और बाकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो भी एक्टिव है वहाँ पे दिल्ली में। क्योंकि जेएनयू में मतलब कि रहा है, मैंने एक चीज पढ़ी थी जेएनयू के बारे में, 2016 से 2016 से लेके अभी तक 2025 तक हर साल मतलब यही होता है। हर साल एंटी नेशनल चीजें होती हैं वहाँ पे, एंटी नेशनल स्लोगन चलाए जाते हैं, पीएम मोदी को और सबको मारने की धमकी दी जाती है। मतलब आप सोचो, जेएनयू क्या है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है? वो यूनिवर्सिटी में काफी सारे होते हैं कॉलेज। तो कॉलेज में बच्चे पढ़ने आते हैं या फिर ये करने आते हैं? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया, मतलब कि किस प्रकार की यूनिवर्सिटी है ये?
किस तरह के बच्चे निकाल रही है। और अब जब जे और ये भी नहीं है, और सुनो आगे, जब जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं, मतलब जेएनयू के जो प्रोफेसर हैं और जो भी उनका मैनेजमेंट है, उनसे जब पूछा गया कि भाई ये क्या चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप अरेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है। मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मुझे आप ये बताओ, आपके यूनिवर्सिटी का बच्चा एंटी नेशनल स्लोगन्स को दे रहा है और आप बोल रहे हो अरेस्ट कर लो। तो आपने क्या सिखाया उसको? आपने क्या सिखाया उसको? 3 4 साल, 4 4 साल, 5 साल, जितने भी उसकी ईयर हो ग्रेजुएशन का होगा, इतने साल आपने क्या सिखाया? अगर आपने उसको डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, तो क्या सिखा पाया आपने? बेसिकली बहुत सीधी बात है ना। एक बच्चा क्लास 12th के बाद ही तो आता है कॉलेज में। तो अगर आप उसको डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हो, बच्चे से उसको बड़ा नहीं कर पा रहे हो, तो क्या मतलब है? क्या मतलब है यूनिवर्सिटी का और उनके कॉलेजेस का? एंटी नेशनल चीज चल रही है, मोदी को मार देंगे, अमित शाह को मार देंगे, ये क्या चल रहा है भाई? देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन लोगों के पॉलिटिकल विचार नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, होने भी चाहिए, और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये लोग कॉलेज में आ गए होंगे, 18+ तो हो ही गए होंगे, सीधी बात है। ठीक है, तो कॉलेज में आकर तो, लेकिन आपके पॉलिटिकल विचार का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को मार दोगे, होम मिनिस्टर साहब को मार दोगे, होम मिनिस्टर साहब को मार दोगे। ऐसा थोड़ी होता है भाई। देखो, अगर आपको मोदी जी की इज्जत नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, मत करो। मैं, कोई भी दिक्कत नहीं, मत करो, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ये एक पोस्ट है, सम्मानीय पोस्ट है। लोग लोग चुनते हैं, तब एमए एमपी पोस्ट देते हैं, तब जाके बनते हैं सारे पोस्ट। ये रिस्पेक्टेड पोस्ट है भाई, ये रिस्पेक्टेड पोस्ट है, आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। उस पे बैठा हुआ व्यक्ति लोगों का विश्वास है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मार देंगे? ये क्या चल रहा है? कोई खिलौना है क्या, मार देंगे उसको, खत्म कर देंगे? तो ये जो है समझना पड़ेगा। और आप सोचो, आप खुद सोचो, चलो ये तो बात होगी पुरानी की, वो हो चुका है। दिल्ली पुलिस को, सीआरपीएफ को कितना कितना फोर्सफुली वहां पे रहना पड़ेगा। क्या मुझे बताओ आप लोग, 12 तारीख को, 12 जनवरी को, ठीक है, ये होगा। 14 तारीख को संक्रांत है, हमारे यहाँ पे संक्रांति अच्छा त्योहार होता है इंडिया में। अब मुझे बताओ कि जो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स जहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे, वो वहाँ पे जा पाएंगे घर पे? उनने क्या बिगाड़ा इनका? लोग बिल्कुल भी नहीं, हमारे देश के बच्चे ऐसे हो चुके हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है किसी के बारे में, कि अगर आप जो गलती कर रहे हो उससे कितने परिवार को नुकसान होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली नुकसान कैसे होगा? डायरेक्टली नुकसान होगा कॉलेज वालों को और यूनिवर्सिटी वाले बच्चों को जो वहां पे रहेंगे। इनडायरेक्टली किनको होगा? दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को और सीआरपीएफ के ऑफिसर्स को, जो वहां ड्यूटी कर रहे होंगे। तो ये सोचना पड़ेगा इनको। और चलो ठीक है, आप लोग अगर ये भी बोलो कि सीआरपीएफ के ऑफिसर्स कहीं ना कहीं ड्यूटी तो करेंगे, तो भाई कहीं ना कहीं करेंगे ना, इनको थोड़ी करेंगे इनको देखने के लिए। अब सोचो आप लोग, कितनी हंसने वाली बात है कि सीआरपीएफ की इनको फोर्स, अपनी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो कहाँ आतंकवादियों से फाइट करती है और टेररिज्म से फाइट करती है, उसको कहाँ लगाया जा रहा है? कॉलेज के बच्चों को रोकने के लिए, यूनिवर्सिटी के बच्चों को रोकने के लिए। ये ये हाइपोक्रेसी है, सच में, लिटरली हाइपोक्रेसी है ये। कॉलेज के बच्चों को रोकने के लिए आपको सीआरपीएफ यूज करनी पड़ रही है, इट इज जस्ट हाइपोक्रेसी। ये शर्म की बात है हमारे लिए और हमारे देश के बच्चों के लिए। इनको इतनी तमीज नहीं है कि कहाँ कैसा क्या बोल रहे हैं। क्या देश चलाओगे आप? अगर आप आज की डेट में बोलते हो कि जेनजीज, जो जनरेशन जेड है, और आने वाली जनरेशन जो हमारी कॉलेज में जाएगी, और जनरेशन जो अभी चल रही है, बेसिकली हमारे यूथ जो है, हमारे यूथ जो है, अगर वो अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो देश कहाँ से डेवलप होगा? आज की डेट में अगर आप चाइना को देखो, यूएसए को देखो, जापान को देखो, ये कंट्री क्यों आगे हैं? क्योंकि इनके जो यूथ है, इन्होंने कभी एंटी नेशनल चीजें नहीं की, देश के बारे में सोचा, देश को आगे बढ़ाया। और हमारे क्या कर रहे हैं? हमारे कर रहे हैं सीआरपीएफ का टाइम बर्बाद, दिल्ली पुलिस का टाइम बर्बाद। आओ हम आपके साथ खेल खेलते हैं, हम पीएम को मारेंगे, हम सीएम को मारेंगे, हम होम मिनिस्टर साहब को मारेंगे। ये चल रहा है यहाँ पे, ये हो रही है पढ़ाई इनकी। तो ये नहीं हो पाएगा, सीधी सीधी बात है कि भाई ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस, देखो, दिल्ली पुलिस सीआरपीएफ काम करेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये तो वो बात होगी, काम करेगी। लेकिन ये है ना, बच्चों को सोचना पड़ेगा कि आप खुद सोचो, इनके पेरेंट्स पैसे देते होंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, पढ़ने के लिए इनके पेरेंट्स बच्चे पैसे देते होंगे, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए। पार्टी इनको पैसा थोड़ी देगी, क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी, ठीक है। और ना इनको जॉब देगी। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के पर्सनल का टाइम खराब कर रहे हैं, वो अलग। दिल्ली पुलिस के पास कोई काम नहीं है क्या? ये थोड़ी दिख रहा है उनको, काफी ज्यादा काम होते हैं उनके पास में।
और भी ज़्यादा चीज़ देखनी पड़ती है उनको। तो इनको ये समझना पड़ेगा, ये सारे लोगों को समझना पड़ेगा कि आप क्या कर रहे हो, उससे कितने लोगों का टाइम बर्बाद हो रहा है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि यूएन के बच्चों, अगर जो हमारे जेएनयू के बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग समझो बात को कि आप लोग जो कर रहे हो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, अपनी 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 भविष्य को बनाओ, अपने माता पिता के पता के भविष्य को देखो, वो करो। ये पार्टी आर्टी से कुछ होने वाला नहीं है, सीधी बात है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है यूनियन बजट से। ठीक है, तो हम लोग मतलब कि अभी बातचीत कर रहे थे ना कि जैसे अभी हमने डिस्कस किया था पहले कि 8th पे कमीशन, तब हमने बात की थी मतलब कि जो हमारा बजट सेशन आ रहा है, तो बेसिकली उसकी अब जो है डेट वगैरह जो है आ चुकी है। तो अकॉर्डिंग टू मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो बजट है, जो बजट सेशन जो होगा वो 28 जनवरी को स्टार्ट होगा। ठीक है, 28 जनवरी को बजट सेशन स्टार्ट होगा, और 1 फरवरी को 1 फरवरी को जो है हमारा जो यूनियन बजट है, जो यूनियन बजट जो बनता है साल का, 26 27 का बनता है ये बजट, वो 1 तारीख को जो है लॉन्च होगा। 1 तारीख को लॉन्च होगा ये बजट। और क्या होगा, जो कि इसमें इकोनॉमिक सर्वे भी दिया जाएगा। ठीक है, ये जो बजट सेशन है, बजट सेशन जो होगा, ठीक है, अब जो यूनियन बजट पूरा विंटर जो पहला सेशन जो होता है, ठीक है, उसमें यूनियन बजट का सेशन जो होगा वो होगा आपका 28 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक। ठीक है, 28 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक पूरा पूरा चलेगा। आप सोचो कितना लंबा टाइम, 28 28 आपका जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक पूरा ये चलेगा, पूरा कार्यक्रम, जिसमें आपका यूनियन बजट 1 फरवरी को पेश होना है। ठीक है, 28 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल तक पूरा ये चलेगा। इसमें काफ़ी सारे डिस्कशन होगा, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को रखेगी और अपोजिशन अपनी पॉलिसी को रखेगी, सब बातचीत यहाँ पे करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसकी जो शुरुआत जैसा कि आप लोगों को पता है, इसकी शुरुआत करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ज्वाइंट ज्वाइंट एड्रेस वो करते हैं, तब स्टार्ट होता है 28 तारीख को ये स्टार्ट होगा। ठीक है, इसके साथ में जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं, ठीक है, तो अब जब 28 जनवरी को स्टार्ट होगा ये, और जब 1 तारीख को हमारा बजट, 1 फरवरी को जो है बजट आएगा हमारा, तो बजट जब आएगा तो उसमें जो है कुछ देखने वाली बात जो हमारे सामने आ रही है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेटम, जो हम मतलब कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, उनके हिसाब से मिडिल क्लास के लिए ये बजट काफ़ी अच्छा होगा, फार्मर्स के लिए अच्छा होगा, एमएसएमई के लिए अच्छा होगा। ठीक है, एमएसएमई के लिए अच्छा होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए अच्छा होगा। ठीक है, इसके साथ में जो फिजिकल डिसिप्लिन है उसके लिए भी अच्छा होगा। तो बेसिकली जो सारी चीज़ें हैं और उस सबके लिए अच्छा होगा। ठीक है, अपोजिशन ने भी इसको, अपोजिशन ने बोला है कि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारा इशू हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए आपने कौन से स्टेप लिए हैं और क्या आप कर रहे हो, क्या आपकी प्लानिंग है, कैसे आप इसको खत्म करोगे। ठीक है, और अपोजिशन का बोलना है कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर हमें डिस्कस, फॉरेन पॉलिसी अभी के टाइम में चल रही है उसको कैसे चेंज करेंगे, क्या स्टेप आपने लिए वो हम पूछेंगे। ये जो मेजर मेजर क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फॉरेन पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें डिस्कस वहाँ पे होंगी। तो ये काफ़ी देखने वाला टाइम हो, क्योंकि क्योंकि ये पहली बात तो 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, तो काफ़ी लंबा टाइम है। तो अच्छा डिस्कशन अगर लोग चाहें तो हो सकता है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी कि भाई कितना अच्छा डिस्कशन ये लोग कर पाते हैं और कैसे चीज़ों को आगे ले जाते हैं। ठीक है, विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है गूगल से। ठीक है, गूगल ने अपना स्टार्टअप है लॉन्च किया है, और इसमें जो गूगल का स्टार्टअप है, ठीक है, गूगल स्टार्टअप जो है वो एआई फीचर्स है, एआई पावर फीचर है इंट्रोड्यूस किया, जिसमें एआई ओवर ओवर यूज होगा। ठीक है, एआई ओवर, देखो गूगल स्टार्टअप, गूगल विथ जीमेल विथ गूगल जेमिनाई पावर्ड बाय एआई ओवर यूज हेल्प मी टू राइट एआई इनबॉक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप की गई हैं। तो इसमें इसका फीचर क्या है कि एएस में जो एआई के ओवरव्यूज होंगे, एआई के ओवरव्यूज हेल्प करेंगे, एआई इनबॉक्स में टेस्ट टूल शामिल होंगे जो यूजर्स को ईमेल समझने में। अब जो मतलब कि जो ईमेल है, जो जीमेल हम लोग यूज़ करते हैं, फीचर जीमेल जो है गूगल का, उसमें जेमिनाई का फीचर ये ओ जी जेमिनाई का एआई ओवरव्यूज यूज़ हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा जो यूजर्स हैं, ठीक है, उनको फायदा होगा ईमेल्स को समझने में, जल्दी से ईमेल समझ जाएंगे कि ईमेल में क्या लिखा हुआ है और क्या होगा। ठीक है, और लिखने में भी इजी होगा ईमेल को। और जो लोग ईमेल को मतलब लिखने में काफ़ी डिफिकल्टी फाइंड करते हैं स्टार्टिंग में, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसके साथ में क्या होगा,
इसके साथ में एआई ओवरव्यूज बॉक्स में, मतलब कि जो एआई ओवरव्यू होगा उसमें लॉन्ग ईमेल्स को थ्रेड में सॉर्ट कर दिया जाएगा। जैसे मतलब कि होता है ना, ये कंपनी के काफी लॉन्ग लॉन्ग ईमेल्स होते हैं, तो उसमें पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, लोग बोलते हैं कौन पढ़े। तो उसको ये शॉर्ट कर देगा, समझा देगा कि हाँ इसमें ये पूरे ईमेल में ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लिखा हुआ है, इसको पढ़ लो, हो गया काम, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसमें और होगा कि जो समरी बना देगा पूरी ईमेल की, ठीक है। इसके साथ में पूरे चेन को पढ़ने में जो जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। एआई इनबॉक्स में ईमेल्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट कर देगा ताकि क्रिटिकल मैसेज मिस ना हो जाए, ठीक है। और जो एआई ओवरव्यू होगा, ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट ईमेल्स जैसे ऑफिस की ईमेल होगी, ठीक है, कोई अनाउंसमेंट ईमेल हो गया, ये सारी ईमेल्स को अपने आप जो है हाईलाइट कर देगा वो। तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी कि हाँ, जैसे होता है ना काफ़ी सारी फालतू की ईमेल्स आ जाती हैं, तो हमारी इंपॉर्टेंट ईमेल रह जाती है, तो वो जो इसको अपने आप हाईलाइट कर देगा ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। ये फीचर हो गया, इसका हो गया। लिखने में पढ़ने में, ठीक है, लिखने पढ़ने में और फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा। और क्या करेगा ये, और भी काफ़ी चीज़ें होंगी। तो गूगल ने बोला है कि ये काफ़ी अच्छा फीचर हमारा है जो हम इसको लेके आ रहे हैं। और बेसिक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा एआई पूरा ईमेल, ठीक है। और इसके साथ में एक चीज़ और किया है, तो एआई ने बोला है, तो गूगल ने बोला है कि जैसा कि हमने बताया कि ये जो टेक्स्ट है ना, मतलब कि टेक्स्ट मतलब कि जो ईमेल को लिख देगा, तो आपको बताना पड़ेगा इसको कि भाई क्या टॉपिक है, क्या सब्जेक्ट है, क्या पर्पस है। उसके बाद एआई जो मतलब कि पूरा अपने आप जनरेट कर देगा, उसको आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से जो भी आपको करना हो। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर गूगल ने बताया कि है, जो लोग ईमेल नहीं लिख पाते हैं, ईमेल को लिखने में डिफिकल्टी फाइंड आउट करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा फीचर माना जा रहा है। विद दिस हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी आई हुई है, ओके, तो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आई हुई है, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की आज वीकली प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, तो उसमें दो बातें जो है हमारे सामने निकल के आई हैं। पहली बात जो है कि इंडिया रिएक्ट ऑन यूएस कॉमर्स सेक्रेटरीज, पीएम मोदी डिडंट कॉल टू क्लेम द ट्रेड डील, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लेरिफाई किया कि पीएम मोदी ने ट्रेड ट्रेड डील के लिए ट्रेड डील की टॉक्स के लिए कॉल नहीं किया, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, एमईए ने बोला कि पीएम मोदी ने किसी भी कॉल को जो है नहीं किया कोई भी डील करने के लिए, तो हमने कोई डील करने की चलती नहीं है, ठीक है। तो एमआई ने बोला कि जो रिलेशन हमारे बीच में है, इंडिया यूएस के लीडर्स जो हैं रिलेशन को मैनेज कर रहे हैं, होती रहती हैं, ठीक है। ट्रेड डिस्कशन इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क थ्रू चलती है, सिर्फ फोन कॉल पे डिपेंड नहीं होती है, ठीक है। तो पीएम तो जो एमईए ने बोला कि देखो, जो ट्रेड कॉल होती हैं, तो कोई अगर ट्रेड के लिए कॉल होती है, तो उसके जो लीडर्स होते हैं, पर्टिकुलर मिनिस्टर होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं आपस में। और कॉल पे कोई डील वगैरह नहीं होती है। कॉल पे नहीं होती है कि भाई साहब रामपाल के 5 समोसे लेते ही हो, ठीक है, ऐसा कोई सीन यहाँ पे नहीं होता है, समझाने का तरीका मतलब। तो ऐसा कोई कॉल से चीज़ नहीं होती है, उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन, डाटा मैनेजमेंट, डाटा एनालिसिस, सब डाटा का एनालिसिस होता है, उसके बाद चीज़ें होती हैं, तब जाके जो है डील होती है। ऐसा एमईए के स्पोक्स पर्सन का बोलना है, तो उन्होंने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया कि पीएम मोदी ने कोई कॉल की भी थी, ऐसा कोई सीन भी नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को याद होगा कि जो जॉर्डन ममदानी हैं, जो न्यूयॉर्क के आपके मेयर हैं, जो इंडियन इंडियन ओरिजिन की पर्सन है, उन्होंने अभी कुछ एक अपने जो उमर उमर खादिर है ना, उमर खादिर, जिसको 2020 के दिल्ली राइट्स के लिए जेल भेजा गया है, ठीक है। उसके ऊपर उसको लेटर लिख के वो बोला था कि उसको लेटर लिख के बोला था कि हम आपके साथ में खड़े हुए हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि इंडिया के इंटरनल लीगल मैटर्स में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नैरेटिव का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बन सकता। आपको इस तरह से इंटरफेयर करने की कोई भी परमिशन नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला कि पॉलिटिक्स पब्लिक फिगर एक्सप्रेशन रखती है कि वो फैक्ट्स के बिना इंडिया के इंटरनल इशूज में कमेंट ना करें, क्योंकि ऐसे रिमार्क्स बायलैटरल रिलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि आप जो न्यूयॉर्क के आप मेयर हो ना, तो वहीं के रहो। आपकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। इंडिया का जो लीगल कंसर्न मैटर है वो रहेगा। आप बिना फैक्ट्स को ना जाने हुए, अगर आपको फैक्ट्स पता ना हो कि उसने क्या क्राइम किया था 2020 में, आप इस पे जो है लेटर वगैरह कोई चीज़ मत करो, कमेंट मत करो हमारे लीगल मैटर में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको भी खत्म कर दिया। तो